वेलकम टू सफल एकेडमी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंग्लिश में पढ़ा था हमने टेंस, है ना। तो आज मैं टेंस का पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ और इसमें आज मैं बात करूंगा डू, डज और डिड के बारे में, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ये डू, डज, डिड को छिपाया जाता है और कैसे छिपता है, कहाँ छिपाया जाता है, ये आज हम आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहले मैं पिछली क्लास का एक रिवीजन सा कर देता हूँ, बता दूं मैंने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ाया। उसमें टेंस के बारे में पढ़ा कि टेंस 12 होते हैं, ये वो जाना हमने, और फिर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब, इनके बारे में जाना। और मैंने हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में बताया कि इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू फैमिली, और डू फैमिली के साथ V1 की यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है बी फैमिली, और बी फैमिली के साथ वर्ब की ING फॉर्म आती है। और परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव फैमिली, और हैव फैमिली के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना। ये हमने जाना था, है ना। जैसे मैं लिख भी देता हूँ एक बार, यानी कि इंडेफिनिट में बताया था डू के साथ V1, है ना। कॉन्टिन्यूअस में बी, और बी के साथ V1 में प्लस ING। और तीसरा परफेक्ट में हैव, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात हमने जानी थी, है ना। इन्हीं से सारी 12 की, ये जो 8 की 8 हेल्पिंग वर्ब थी कल जो मैंने पढ़ाई थी, वो इन्हीं डू, बी और हैव से है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो यही 3 होती हैं। इन्हीं तीनों से सारी हेल्पिंग वर्ब बनाई गई हैं, है ना। जैसे डू से बना डू, डज और डिड, हैव से, बी से बना इज, एम, आर, वाज, वर, है ना। हैव से बना हैव, हैज और हैड। मैंने बताया था फर्स्ट फॉर्म इसमें आती है प्रेजेंट में, और सेकंड फॉर्म पास्ट में आती है। ये हमने कल बात कर ली थी, है ना। तो आज मैं आपको एक दो एग्जांपल लेके डू, डज, डिड को छिपाया जाता है, यानी कि डू फैमिली छिपती है, और वो कैसे छिपती है आज मैं आपसे इस चीज के बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखो, पहले अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक एग्जांपल लूं, जैसे मैं बात करूं भाई वह क्रिकेट खेल रहा है, तो हम बनाएंगे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, है ना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है हमारी मेन वर्ब, और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट, है ना। तो ही सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब इज हुई, मेन वर्ब प्लेइंग हुई, और ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट हुआ, है ना। अगर मैं इसे ही कर दूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, है ना। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, है ना। ये मैंने बताया था, यानी कि ही सिंगुलर के साथ, आई एम के साथ, और दे के साथ आता है, यानी कि प्लूरल के साथ आता है एम, सॉरी प्लूरल के साथ आता है आर, है ना। अगर हम परफेक्ट की ऐसे ही बात करें तो यानी कि अगर मैं क्रिकेट खेल चुका हूं तो आई हैव प्लेड क्रिकेट, है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है ना। अगर मैं बात करूं राम क्रिकेट खेल रहा था, तो राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, है ना। क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश के एक सेंटेंस को बनाने का, है ना। तो यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये होता है स्ट्रक्चर। इसी तरह से अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बनाऊंगा तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाता है। क्यों बदलता है, कैसे बदलता है, ये बात को समझते हैं थोड़ा सा। चलो भाई, जैसे मैं ये बात कहूं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो ये टेंस कौन सा दोस्तों, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो सीधा सीधा ये होना चाहिए, मैं सब्जेक्ट हूं तो आएगा आई, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, यानी कि प्लूरल के साथ डू आएगा और सिंगुलर के साथ डज आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आई डू,
है ना। फिर लगाएंगे प्ले, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई डू प्ले क्रिकेट। बिल्कुल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए भाई। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। अगर मैं ऐसे ही दूसरा सेंटेंस लिखूं कि वह क्रिकेट खेलता है, तो दोस्तों ये आएगा ही डज प्ले क्रिकेट, है ना। जैसे इनका है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऐसे ही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट ऐसे आना चाहिए। बट डू के साथ फर्स्ट फॉर्म, डज के साथ फर्स्ट फॉर्म, ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना। यानी कि आई डू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ही डज प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये थोड़ा लुका छिपी का खेल खेलते हैं, कौन, डू डज, है ना। और ऐसे ही डिड भी लुका छिपी का खेल खेलता है। उसका भी एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे मैं लिख दूं पास्ट इंडेफिनिट का टेंस कि वे क्रिकेट खेलते थे, है ना, वे क्रिकेट खेलते थे, दे डिड प्ले क्रिकेट, है ना। दोस्तों मैंने ये 3 सेंटेंसेस लिखे हैं डू, डज और डिड के, है ना। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। तो प्लूरल के साथ यानी कि आई के साथ डू आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही के साथ सिंगुलर है तो डज आएगा, और पास्ट इंडेफिनिट में सभी के साथ डिड आता है ना, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो ये 3 टेंसेस मैंने लिखे हैं भाई। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए डू, डज और डिड, बिल्कुल ठीक अपनी जगह पे लिखे हैं हेल्पिंग वर्ब। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसा नहीं होता है। ये हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड छिपाई जाती हैं, ये हेल्पिंग वर्ब छिपाई जाती है। अब ये छिपती कहाँ है दोस्तों, ये छिपती कहाँ है, देखो ये मैं बात कर लूं तो दोस्तों सबसे पहले इन्हें छिपाने के लिए क्या किया गया कि उन्होंने देखा भाई अंग्रेजों ने कि इसे डू को छिपाते हैं, यहां से गायब करते हैं और छिपाने के लिए चले भाई आई के पीछे, है ना। लेकिन अगर कोई भी इंसान छिपता है तो अपने वजूद के हिसाब से छिपेगा, है ना। ये तो है नहीं भाई हाथी है चींटी के पीछे छिप जाएगा, नहीं छिपेगा। तो भाई अगर मैं आई के पीछे डू को मैं छिपाऊंगा तो जाहिर सी बात है दिखाई देगा, यानी कि छिप नहीं पाएगा, है ना। तो फिर क्या करा उन्होंने, ये प्रोग्राम कर दिया कैंसिल, है ना। डू के पीछे आई यानी कि आई के पीछे डू को नहीं छिपाया। अब उन्होंने क्या किया, चलो भाई प्ले के पीछे छिपा देते हैं, क्योंकि भाई जो नजदीक होता है नजदीक में ही छिपना पसंद करता है, सबसे पहले दूर क्यों जाए, है ना। तो इसलिए डू को फिर क्या करा, प्ले के अंदर छिपा दिया। अब यहां से डू हो गया गायब और डू है कहां, प्ले के अंदर, प्ले के पीछे, है ना, दिखाई नहीं देगा। अगर मैं टेंस बोलूंगा तो यही बोलूंगा कि आई प्ले क्रिकेट, क्यों, क्योंकि डू इसके अंदर छिप चुका है। हेल्पिंग वर्ब अगर मैं आपसे पूछता हूं तो अभी भी इसके अंदर डू छिपी हुई है, ये मत कहना कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के तो टेंस का टाइम का पता ही नहीं चलता है। टाइम का और टेंस का पता ही हेल्पिंग वर्ब से चलता है कि टेंस आखिर कौन सा है, किस समय ये काम हुआ है, तो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होता है। लेकिन डू हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू फैमिली ऐसी होती है वो छिपती है, और छिपती कहाँ है, वर्ब के पीछे, है ना, वर्ब में छिप जाती है। तो क्या है, डू यहां पर छिप गया प्ले के अंदर। अब सेंटेंस ये बना हमारा आई प्ले क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब का है, प्ले के अंदर है, क्या है हेल्पिंग वर्ब, डू, है ना। ऐसे ही भाई दूसरे टेंस में अगर मैं छिपाऊं तो डू तो हमारा छिप गया प्ले के अंदर, लेकिन एस या ई एस हमारा बच जाएगा, इसे छिपाना है। ये छिप नहीं पाता, ये पीछे ही ऐसे का ऐसे ही आ जाता है। एस या ई एस बचा हुआ क्या होता है, वर्ब के पीछे लगा देते हैं। यानी कि अगर डू छिपाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहने देंगे, है ना। डू क्योंकि एज इट इज छिप जाता है वर्ब के पीछे। लेकिन अगर हमें डज छिपाना होता है तो वो क्या करते हैं, एस या ई एस उसमें दिखाई देता है ना। और अगर हम डिड छिपाते हैं कहीं भी तो हमारी V2 यानी कि सेकंड फॉर्म बन जाती है, सेकंड फॉर्म हमारी बन जाती है, यानी कि V2 बन जाती है। तो सेंटेंस अगर मैं कहता हूं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं तो सेंटेंस होगा आई प्ले क्रिकेट। सेंटेंस मैं ये कहता हूं वह क्रिकेट खेलता है तो ही प्लेज क्रिकेट, है ना। और वे क्रिकेट खेलते थे तो दे प्लेड क्रिकेट, सेकंड फॉर्म, है ना। ये होता है दोस्तों दे प्लेड क्रिकेट, है ना। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं क्या होता है। अगर किसी भी V1 के अंदर हमारा डू छिपाया जाता है तो दोस्तों V1 की V1 ही रह जाती है ना। लेकिन V1 के अंदर अगर हमारा डज छिपाया जाता है तो V1 प्लस एस और ES हो जाता है। अगर हमें V1 के अंदर हमारा डिड छिपाया जाता है तो ये हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों V2,
है ना। बाकी तुम्हें सारी हेल्पिंग वर्ब दिखाई देंगी, केवल ये ही डू फैमिली होती है जो 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, डू, डज और डिड, जो तुम्हें दिखाई नहीं देगी। इनकी पहचान करोगे कैसे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? अगर तुम्हें केवल V1 दिखाई दे रहा है, अगर मान लो कोई और हेल्पिंग वर्ब दिखाई ना दे रही हो, तब की बात कर रहा हूं मैं भाई। अगर और कोई हेल्पिंग वर्ब है तो फिर तो वही है हेल्पिंग वर्ब, जैसे विल है, विल के साथ भी V1 आता है, फिर वहां V1 को हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, फिर तो वहां विल को ही हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, है ना। ऐसे जहां हेल्पिंग वर्ब ना हो और तब हमें पहचान करनी हो कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो ये पहचान करने का तरीका है। अगर केवल V1 आपको दिखाई दे रही है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब उसमें हेल्पिंग वर्ब डू है ना। अगर मेन वर्ब में तुम्हें एस या ईएस लगा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब डज है। अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है तुम्हें, तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब डिड है ना। ये 3 हेल्पिंग वर्ब भी छिपाई जाएंगी, बाकी सारी दिखाई देती हैं, उनको पहचानने की जरूरत ही नहीं है, दिखाई देंगी, है ना। जैसे मैं एक और सेंटेंस, चलो पहले इसको थोड़ा सा कॉपी करना चाहो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, फिर मैं और 2-4 एग्जांपल देता हूं, उनके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए भाई 2-4 एग्जांपल और लिखते हैं, उनसे चीजों को समझना शुरू करते हैं। जैसे भाई सेंटेंस यानी कि एक लिखा हुआ है, जैसे मैं हिंदी में बात करूं कि वह न्यूज़पेपर पढ़ता है, वह न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो सीधा सीधा भाई बनना चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब आएगी ही के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो डज आएगी, है ना। तो डज को लेकिन क्या करेंगे हम? छिपा देंगे, डज दिखाई नहीं देगी, और मेन वर्ब में एस या एस लगा देंगे। तो मेन वर्ब क्या होगा? पढ़ना यानी कि रीड, तो हो जाएगा रीड्स, ही रीड्स द न्यूज़पेपर, ही रीड्स द न्यूज़पेपर, यानी कि वो न्यूज़पेपर पढ़ता है ना, सॉरी रीड्स। इसके अंदर है हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज। अगर बात करें, कोई पूछे आपसे कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो ये मत कहना कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है इस टेंस में, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई टेंस बनता ही नहीं है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब छिपी हुई है, क्या? डज, है ना। अगर बात करूं मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, तो सेंटेंस होगा आई रीड द न्यूज़पेपर, है ना। अगर यानी कि टॉम न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो टॉम रेड द न्यूज़पेपर, है ना। यानी कि स्पेलिंग फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती हैं रीड की, लेकिन बोलने में रेड बोला जाता है। यानी कि फर्स्ट फॉर्म रीड, सेकंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म रेड, रीड रेड रेड, है ना। तो ये सेकंड फॉर्म लिखी हुई है ये वाली। टॉम को मैं पूरा लिख दूं, टॉम रेड द न्यूज़पेपर, है ना। तो ये हमारे 3 सेंटेंसेस मैंने लिख दिए हैं भाई। ही नीड्स द न्यूज़पेपर, यानी कि वो न्यूज़पेपर पढ़ता है। आई रीड द न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। टॉम रेड द न्यूज़पेपर, यानी कि टॉम न्यूज़पेपर पढ़ता था। ये मैंने 3 टेंसेस लिखे हैं। अब इनमें देखिए क्या है, अगर हेल्पिंग वर्ब छिपानी ही होती हैं, तो फिर बनाई क्यों गई हैं? इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब कहीं ना कहीं शो भी करनी पड़ेंगी, दिखाई भी देंगी, बाहर भी आएंगी मेन वर्ब से। तो बाहर किस केस में आती हैं भाई? अगर हम छिपा रहे हैं किसी चीज को, तो वो बाहर भी आएंगी। तो बाहर आती हैं वो किसके साथ दोस्तों? नोट के साथ। अगर सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है ना, नोट को अगर हमें लेके आना है, तो दोस्तों उसमें हमें क्या करना होता है? वो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल के लाना पड़ता है ना। अगर मुझे नेगेटिव बनाना है कि वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, तो फिर बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है। नोट कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। तो मैं करूंगा, सबसे पहले क्या होता है, अगर मुझे नेगेटिव बनाना होता है, तो नेगेटिव में होता क्या है? केवल इस हेल्पिंग वर्ब के बाद ही प्लस हो जाता है नोट, बस। नेगेटिव अगर बनाना हो तो क्या होता है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट ही, यानी कि वह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है बनाना हो अगर मुझे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाऊंगा मैं ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। नोट के साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर चाहिए होती है हमें, चाहे वो डू डज डिड हो या अदर्स हो कोई भी, है ना। तो दोस्तों देखो ही, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? पहचानेंगे डज, ही डज नोट, क्योंकि मुझे नेगेटिव बनाना है तो डज के साथ नोट आएगा, नोट अकेला नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आता। ही डज नॉट, फिर क्या होगा दोस्तों? ये V1 की V1 ही रह जाएगी अब, क्योंकि एस हमने बाहर निकाल लिया, डज निकाल लिया, तो V1 का V1 ही रह जाएगा। तो ही डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर, ही डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाना चाहूं, आई डू नॉट रीड द
न्यूज़पेपर। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाना चाहूं, टॉम डिड नॉट रीड द न्यूज़पेपर, है ना। अगर मैं डू डज या डिड को बाहर निकाल लूंगा मेन वर्ब से, तो मेन वर्ब की क्या बचेगी, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बचेगी। फिर एस या यस या सेकंड फॉर्म नहीं लिखेंगे, तब केवल फर्स्ट फॉर्म ही हम लिखेंगे, है ना। ये मैंने नेगेटिव लिखे हैं। तो नेगेटिव में क्या होता है दोस्तों, चाहे वो डू डज डिड हो या हैज हैव हैव कुछ भी हो, नॉट अगर आ रहा है सेंटेंस में तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम नॉट को यूज नहीं करते हैं, नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आता है। तो नॉट अगर नेगेटिव सेंटेंस अगर दिखाना है, यानी कि नॉट लगाना है हमें, तो डू डज डिड को तीनों हेल्पिंग वर्ब है, इनको बाहर निकालना पड़ेगा और तब सेंटेंस को बनाया जाएगा, है ना। थोड़ा सा इस बात को कॉपी कर लो फिर, और इसका एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। एक तो नोट के केस में हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू डज डिड बाहर निकल जाती हैं। एक हमारा क्या होता है दोस्तों, जब भी प्रेशराइज करना हो कोई टेंस, यानी कि प्रेशर करके थोड़ा एम्फेसाइज करके एम्फेटिक सेंटेंस हो, यानी कि जोर देके कोई बात बोलनी होती है, तो भी हमारी ये हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती हैं, है ना। यानी कि कोई ज्यादा ही दबाव में ज्यादा ही जोर देके कोई बात बोलनी होती है ना। जैसे मैं बात करूं कि भाई कोई लड़का है देव, है ना, मैं ये कहूं कि देव क्या करता है, भाई देव के बारे में मैं बात करूं, दूध पीता है ना, देव दूध पीता है, तो मैं लिखूंगा सेंटेंस कि देव दूध पीता है, तो मैं करूंगा भाई ड्रिंक्स, है ना, मिल्क। देव ड्रिंक्स मिल्क, देव जो है दूध पीता है, ये मुझे सेंटेंस होना चाहिए भाई। देव क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए एस लगा दूंगा, है ना। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा भाई इस बात को कहने से, मैंने ये कह दिया भाई देव एक लड़का है वो दूध पीता है, आप कह रहे हो देव तो दूध नहीं पीता, तो फिर मैं अगर प्रेशराइज करके जोर दे के बात को बोलूंगा कि भाई पीता है, मैंने देखा है देव दूध पीता है, भाई अगर मैं सामने से बोल रहा हूं तो मेरे एक्सप्रेशन से आप समझ सकते हो कि हाँ भाई मैं जोर देके बात को बोल रहा हूं। लेकिन अगर सामने ना हो, लिखा हुआ हो, तो मैं प्रेशराइज करके लिख दूं बेशक कि भाई देव दूध पीता है, फिर भी वही चीज लिखी जाएगी। तो इसलिए प्रेशराइज करने के लिए मुझे अगर हिंदी में लिखना होता है तो मैं तो लगा देता हूं। तो टेंस ये होता है हिंदी में कि देव दूध पीता तो है, पीता तो है, तो हम क्यों लगाते हैं, तो हम केवल इसीलिए लगाते हैं क्योंकि बात हमको जोर देके बोलनी होती है ना। यानी कि अगर टेंस ये हो कि देव दूध पीता तो है, तो का मतलब ही यही है कि जोर देके बात बोली जा रही है, एम्फेसाइज कर रही है ये बात को, इसलिए हमने तो लगाया कि टॉम दूध पीता, देव दूध पीता तो है। तो मुझे लगाना हो तो फिर मुझे क्या करना होगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देते हैं, यानी कि जब भी जोर देके बात बोली जाती है तब भी हेल्पिंग वर्ब हमारी बाहर आ जाती है। यानी कि देव डज ड्रिंक मिल्क, सेंटेंस ये बिल्कुल सही है, देव डज ड्रिंक मिल्क, क्योंकि अगर मैंने एस डज बाहर निकाल लूंगा तो एस नहीं आएगा, केवल वी बनाएगा, है ना। तो क्या होता है, अगर एम्फेसाइज करके कोई बात बोलनी होती है, यानी कि तो लगा दिया जाता है अगर टेंस में, तो दोस्तों क्या होता है, वहां भी हमारी हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड बाहर निकल जाती है, है ना। मैं ये बात करूं, टॉम दूध पीता था, सॉरी देव के बारे में बात करूं, देव दूध पीता था, तो मैं करूंगा देव ड्रैंक मिल्क, देव दूध पीता था, देव ड्रैंक मिल्क, देव जो है दूध पीता था। लेकिन अगर मैं बात करूं कि देव दूध पीता तो था, तो मैं क्या करूंगा, देव फिर आएगा डिड, बाहर निकाल दूंगा डिड, और फिर V1 ही रह जाएगी ड्रिंक, देव डिड ड्रिंक मिल्क, है ना। तो क्या होता है दोस्तों, हमारी हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड बाहर निकल जाती हैं जब कोई बात थोड़ी सी प्रेशराइज करके बोली जाती है, एम्फेसाइज करके कोई बात बोली जाती है। यानी कि अगर हम हिंदी के वाक्य में तो लिख देते हैं, यानी कि देव दूध पीता तो था, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड बाहर आ जाती हैं और दिखाई देती हैं, है ना। एक ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा कि बाहर आने का। और तीसरा एक और बात करते हैं, पहले इस बात को, जैसे केस में हमारी हेल्पिंग वर्ब ये डू डज डिड बाहर आती हैं, ये भी हम बात कर लेते हैं।
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अगर हमारे होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि क्वेश्चनवाचक, प्रश्नवाचक, है ना। क्वेश्चनवाचक हमारे दो तरीके के होते हैं दोस्तों, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव, सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव, आपने पढ़ा होगा, है ना। फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव में क्या होता है हमारा, देखो मैं लिख देता हूं पहले, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, उसमें क्या होता है हमारा, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं लिखूं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, अगर नोट भी होता है तो नोट भी लगा देते हैं, फिर मेन वर्ब आती है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है दोस्तों, है ना। और क्वेश्चन वर्ड आता है इसमें लास्ट में, फुल स्टॉप नहीं आता, क्वेश्चन वर्ड। और सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव कैसे होते हैं, उसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आता है, बाकी फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, नोट होगा तो नोट लगा देंगे, और फिर मेन वर्ब, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये होता है हमारा सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव। पहले हिंदी में मैं आपको बता दूं, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव और सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव में दोस्तों अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, कब हम पहला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे और कब हम दूसरा स्ट्रक्चर, है ना। तो पहला स्ट्रक्चर अगर हम करना है, हमें यूज करना है, तो उसमें करते हैं दोस्तों, तब करेंगे जब हमारे क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में आए। हाँ या ना में यानी कि यस और नो में अगर हमारा आंसर आ रहा है तो फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव है, यस और नो में आंसर नहीं आ रहा है तो सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, भाई क्या आपने खाना खा लिया है, तो आप आंसर दे दोगे हाँ या ना, यस और नो। मैं आपसे पूछूं क्या आपने खाना खा लिया है, तो आप कहोगे हाँ या ना, है ना। अगर मैं पूछूं आपने क्या खाया है, तो फिर आप हाँ या ना आंसर नहीं दे सकते। मैं आपने पूछूं आपने क्या खाया है, तो आप कह दोगे हाँ या ना, नहीं कहोगे। अब बताओगे कि मैंने एप्पल खाया है, मैंगो खाया है ना, आप आंसर उसका कुछ और दोगे, हाँ या ना में नहीं दोगे, है ना। मैं आपसे पूछूं भाई आप कहाँ गए थे, तो क्या ये फर्स्ट टाइप है, हाँ या ना में आंसर दे दोगे, नहीं दोगे। आप सेकंड टाइप है ये, है ना, इसका आंसर हमें कुछ वर्ड बोलकर देना पड़ेगा। भाई मैं दिल्ली गया था, मुंबई गया था, मेरठ गया था, है ना, कानपुर गया था, ये आपको कहना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव हमारा वहां होता है जहां हमारा आंसर हाँ या ना में आए, और सेकंड टाइप वहां होता है जहां हमारे आंसर में हमें कुछ और कहना पड़े, है ना, कोई शब्द कहकर बताना पड़े, वो हमारा सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव होता है। जो फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव होता है उसमें हमें क्वेश्चन वर्ड कोई भी लिखना नहीं पड़ता है, बस करते क्या है कि हेल्पिंग वर्ब को शुरुआत में लिख देते हैं। लेकिन अगर सेकंड टाइप जो इंटेरोगेटिव होता है उसमें हमें जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी स्पेलिंग यानी कि स्टार्टिंग में लिखनी पड़ती है, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर वही स्ट्रक्चर हमारा हो जाता है ना। जैसे हम बात करें, अब मैं एक तो एग्जाम्पल आपको देता हूं, उसके बाद करते हैं क्या। चलिए भाई अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इसकी। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं भाई, हिंदी में बात करूं कि क्या वह किताब बेचता है, क्या वह किताब बेचता है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव है, सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव है। तो आप कहोगे कि इसका आंसर किस में आएगा, हाँ या ना में। क्या वह किताब बेचता है, तो आप आंसर दे दोगे हाँ या ना, है ना। तो अगर हाँ या ना में आंसर आ रहा तो इसका मतलब ये फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव है ना। क्या वह किताब बेचता है, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव है, तो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डज, फिर सब्जेक्ट ही, नोट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, बेचना होता है सेल, डज ही सेल क्या, बुक्स, क्या वह किताबें बेचता है ना। डज ही सेल द बुक्स, क्या वह किताबें बेचता है, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अगर मैं बात करूं क्या वह किताबें बेचता था, तो मैं ये कह दूंगा डिड ही सेल बुक्स, क्या वह किताबें बेचता था, तो हम ये लगा देंगे। लेकिन अगर मैं ये बात करूं सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव, जैसे मैं कहूं कि वह किताबें क्यों बेचता है, वह किताबें क्यों बेचता है, तो फिर मुझे क्वेश्चन वर्ड की यानी कि क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा, उसकी स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी। क्यों का मतलब वाई, वाई डज ही सेल बुक्स,
यानी कि वो जो है किताबें बेचता है, वो किताबें क्यों बेचता है। यानी कि अगर हमारा आंसर हाँ या ना में नहीं आएगा, भाई कोई ना कोई कारण बताना पड़ेगा। भाई उसे पैसे की जरूरत है इसलिए किताबें बेचता है ना, उसका शौक है इसलिए किताबें बेचता है, उसे अच्छा लगता है इसलिए बेचता है। तो कुछ ना कुछ शब्द कह के हमें बताना पड़ेगा, हाँ या ना में हमारा आंसर नहीं आएगा। जब भी हमारा आंसर हाँ या ना में ना आए तो इसका मतलब सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव है, और सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव है तो क्या होगा दोस्तों, हमें उस क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग स्टार्टिंग में लगानी पड़ती है ना। तो दोस्तों ये होता है हमारा सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव। यहाँ भी हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है डू डज डिड वो शो होती है, यानी कि दिखाई देती हैं। यहाँ भी हमारी हेल्पिंग वर्ब छिपाई नहीं जाती हैं। केवल डू डज और डिड हमारी कहाँ छिपाई जाती हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, साधारण वाक्य जो होते हैं वहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब छिपाई जाती हैं। बाकी हर केस में चाहे वो नेगेटिव हो यानी कि नोट लगाना हो, चाहे वो एम्फेटिक सेंटेंस हो यानी कि जोर दे के कोई बात बोली गई हो, या वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो मतलब कि क्वेश्चन वाचक है ना, प्रश्नवाचक सेंटेंसेस हो, वहां भी क्या होगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड आपको दिखाई देगी, है ना। तो दोस्तों ये हमने बात करी थी आज डू डज और डिड के बारे में। आशा करता हूं कि आपको ये सारी वीडियो डू डज डिड का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए आपको कैसी लगी वीडियो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो वो बात कमेंट कीजिए, और ताकि मैं फिर आपको वो चीज़ समझा सकूं अच्छे से। और अपने घर पर रहिए क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है। अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, है ना, स्टे होम स्टे सेफ, और अपनी लाइफ बचाइए। अपने के साथ साथ अपने परिवार की, अपने मोहल्ले की, अपने गांव की और अपने देश की, यानी कि सबके बारे में सोचिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।